अस्सलाम वालेकुम। छा फिजिक्स पुछो था मूंखां ओसिलेशन हले छा छा वेव्स मूंखे कहिड़ी ख़बर ओसिलेशन जी ऐं वेव्स जी। बा वालेकुम अस्सलाम। मूंखां तव्हां बायोलॉजी पुछो को वायरस पुछो को बैक्टीरिया पुछो साह खणण जो को सिस्टम पुछो। हाँ होशियार आहियो तबियत सही अथव तबियत चए में आहे न पढ़ण जे मूड में आहियो। अदा हे लाइटनिंग वग़ैरह जो सिस्टम थोड़ो डाउन थी वियो आहे। अच्छा हाँ हुण सही है। अच्छा अच्छा सही ख्याल रखना पे तो माना ठीक है। लार्जेस्ट वायरस कौन सा है? शिरीन कलवड़। शिरीन बाबा शिरीन सिस्टर लार्जेस्ट वायरस जो है पॉक्स वायरस है और वो डीएनए वायरस है और वो इनवेलप्ड वायरस है। रट्टा लगाना है आपको ये ठीक है ना। टिप्सोमर सबसे कम में कम कौन सी वायरस में है बताएं। ट्वेंटी कैप्सोमर्स 20। पार्वो में कितने थे? पार्वो की 20 नैनोमीटर साइज थी। पोलियो वायरस सबसे छोटी है। पोलियो वायरस और स्पेरिकल है। हाँ हमने एचआईवी को आज पढ़ना है भाई। एचआईवी को आज पढ़ना है। करें स्टार्ट एचआईवी को। आ जाएं भाई। एचआईवी का फुल फॉर्म बता दें मुझे। एचआईवी का फुल फॉर्म मुझे नहीं पता भाई। ह्यूमन इम्यून वायरस। अच्छा ओके वेरी गुड। ह्यूमन इम्यून वायरस ये एक डिजीज करती है उस डिजीज का नाम बताएं भाई। एड्स। और मुझे बताएं अच्छा एक और कल शायद मैंने पढ़ाया था आपको कि जो कल की बात कर रहा हूं रेट्रो वायरसेस हैं वो ओंको वायरस भी रेट्रो हैं। ओंको वायरस भी हाँ पढ़ाई वठा न हुजे हुजे पढ़ो हुजे पढ़ो पढ़ो मेहनत कयो। हलो क्लास वठो तो मां पढ़ाई वठा। ओंको वायरस भी रेट्रो वायरस है। हेपेटाइटिस बी भी रेट्रो वायरस है और एचआईवी भी रेट्रो वायरस है। यही पढ़ा था हमने। कौन सी वायरस इन तीनों में से डीएनए वायरस है पर रेट्रो है? हेपेटाइटिस बी। कल हमने शायद पढ़ा था कि हेपेटाइटिस बी कैंसर काज नहीं करती। शायद मैंने ये कहा था। तो आज अगर मैंने ये कहा था तो नोट कर लें कि पंजाब में एक लाइन लिखी हुई है इसका मकसद है कि जो रेट्रो वायरस है उसमें ओंकोजीन होगा। ओंकोजीन उसे कहेंगे जो कैंसर करवाए। तो इसका मतलब जो रेट्रो वायरसेस हैं वो सारे कैंसर कर सकते हैं मगर प्राइमरली कैंसर करना ओंको वायरसेस का काम है। ओंको वायरस प्राइमरली एक सेपरेट भी ग्रुप है। हेपेटाइटिस बी भी ओंको वायरस का काम कर सकता है कैंसर कर सकता है क्योंकि इसके पास भी जीन है। एचआईवी भी ओंको वायरस का काम मतलब वायरस कैंसर कर सकता है। कहां पे एचआईवी कैंसर करेगा बताएं। मैंने कल पढ़ाया था ब्लड के वेसल में वेस्क्यूलर सिस्टम में। ठीक तो भाई ये चीजें थी कुछ जो मैंने शायद उल्टी बताई थी कल आपको हेपेटाइटिस बी के बारे में।
है ना। हेपेटाइटिस बी के बारे में ये याद रखें कि हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस भी है और कैंसर भी करता है। डीएनए वायरस है, रिट्रोवायरस है, कैंसर करता है। सी भी करता है, बी भी करता है, एचआईवी भी करता है। ठीक, अब आ जाएं एड्स के ऊपर, एचआईवी के ऊपर। पहले हमें एचआईवी की स्ट्रक्चर पढ़नी है भाई। जो एचआईवी है ये, इसको उड़ा दें पहले, ये कल पढ़ा था हमने। एचआईवी की जो स्ट्रक्चर है, एचआईवी एक आरएनए वायरस है, गौर से समझते जाएं। और 2 आरएनए हैं, 2 आरएनए हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है डिप्लॉइड वायरस। क्या कहा जाता है इसको? डिप्लॉइड वायरस। 2 आरएनए हैं और इसके पास एंजाइम्स हैं। एक एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और दूसरे एंजाइम का नाम है इंटीग्रेज का काम मैं पढ़ाऊंगा, इंटीग्रेशन करवाना क्या है। तीसरे एंजाइम का नाम है पेप्टाइडेज, मतलब समझ में आ रहा है प्रोटीन से रिलेटेड है, तो इनका फंक्शन पढ़ेंगे हम। तो ये भाई 3 आपके पास इस वायरस में क्या है, एंजाइम्स हैं 3 किस्म के। और इस वायरस में एंजाइम के अलावा एक और चीज, एक आरएनए, उसके साथ एंजाइम, और एक और चीज है जो मैं कह रहा हूं कैप्सिड है इसके पास। और जो कैप्सिड है वो थोड़ा पैरामिडल शेप का बना हुआ है। उसकी जो शेप है पैरामिड लाइक है, उसकी जो शेप है उसकी वो पैरामिड टाइप है। पैरामिड किसको कहते हैं भाई? पैरामिड किसको कहते हैं पता है ना? पैरामिड किसको कहते हैं? ट्रायंगुलर। हाँ, सी रिट्रोनाइन बाबा, सी रिट्रोनाइन, सी आरएनए वायरस आहे पर रिट्रोनाइन। हाँ, तो पैरामिड शेप इसका कैप्सिड है। और जो कैप्सिड बना हुआ है वो बना हुआ है कैप्सोमर्स का, और जो कैप्सोमर्स हैं वो प्रिज्म टाइप हैं। ये मैंने पढ़ाया था आपको, प्रिज्म टाइप हैं। प्रिज्म हेक्सागोनल याद है ना? प्रिज्म टाइप, एक कैप्सोमर प्रिज्म टाइप है। और कैप्सोमर मिलके जो कैप्सिड बना रहे हैं उसकी क्या स्ट्रक्चर है? पैरामिड शेप। तो भाई इस कैप्सोमर के कैप्सिड बनने के बाद इस वायरस के अंदर एक और पार्ट है जिसका नाम हम देते हैं मैट्रिक्स। तो ये प्रोटीन है जिसको हम कह रहे हैं मैट्रिक्स प्रोटीन, लाल लाल वाली। अब ये क्या हो गया? कैप्सिड के बाद हो गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक प्रोटीन है जो कि लूजली अटैच हुई होगी इनवेलप से और टाइटली अटैच होगी कैप्सिड से टाइटली अटैच होगी। कैप्सिड से ये नहीं टूटेगी इतना जल्दी आसान। इस कैप्सिड के बाद मैट्रिक्स और मैट्रिक्स प्रोटीन के बाद इस वायरस के अंदर एक पार्ट है जिसको हम कह रहे हैं एनवेलप, जिसको हम कह रहे हैं क्या? एनवेलप। तो ये भाई इस वायरस का हो गया एनवेलप। तो ये वायरस टोटली आपकी एचआईवी स्फेरिकल बन गई। 100 नैनोमीटर इसकी साइज है। इसके कैप्सिड की शेप पैरामिड है, कैप्सोमर की शेप प्रिज्म टाइप है। कैप्सिड के बाहर जो है प्रोटीन है जिसको मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स के बाहर इसके ऊपर क्या है? एनवेलप है। अब ये जो एनवेलप है आपको पता है ये होस्ट से मिलता है, होस्ट के सेल मेम्ब्रेन से मिलता है, ठीक है ना? ये बात क्लियर है। अब इस एनवेलप के अंदर भाई इसमें प्रोटीन्स हैं, एक ये प्रोटीन जो मैंने बनाई है ये प्रोटीन है, ये मेम्ब्रेन के अंदर है, मेम्ब्रेन के आर पार है। तो आर पार है इसीलिए इस प्रोटीन को कहा जाता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कंपोजिशन ग्लाइकोप्रोटीन की है
और मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग इसको कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन 41। जीपी 41, जीपी का मतलब क्या हुआ, ग्लाइकोप्रोटीन है, शुगर और प्रोटीन है, और 41 मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग इसका नाम है। इसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, आर पार है इसलिए ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहेंगे। काम इसका मैं पढ़ाऊंगा कि क्या है। इस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन पर एक प्रोटीन अटैच होगी भाई, इस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन पर एक प्रोटीन अटैच होगी जिसका नाम होगा, वो भी ग्लाइकोप्रोटीन होगी, जिसका नाम होगा फुल GP 120, जिसका नाम क्या होगा GP 120। 120 मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग नाम है और GP केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन है। तो हम इनके काम पढ़ेंगे। अभी मैं ये चीज, चलो ये आपने याद रखनी है, ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई वायरस की। RNA है एक और दूसरा RNA, तो डिप्लॉइड वायरस है। इंटीग्रेज एंजाइम है एक, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है एक, प्रोटीएज है। इनके काम पढ़ाऊंगा। ये कैप्सिड है पैरामिड शेप जो प्रिज्म टाइप कैप्सोमर का बना हुआ है, हेक्सागोनल डायमंड टाइप। ये मैट्रिक्स है जो टाइटली अटैच है विद कैप्सिड और लूजली अटैच है विद एनवेलप। ये एनवेलप है जो कि लिपोप्रोटीन से बना हुआ है भाई, सेल मेम्ब्रेन मतलब लिपोप्रोटीन। अभी आगे आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा अभी अभी आपको, देखते जाएं कि ये जो है ये वायरस है कौन सी, ये वायरस है आपकी कौन सी वायरस है, ये HIV। ठीक हो गया, ये इसका एनवेलप है। चलो एनवेलप को कोई और कलर देते हैं, ये वाइट कलर करते हैं एनवेलप का, और ये एनवेलप के ऊपर और मैट्रिक्स का भी वाइट कलर, कैप्सिड का भी वाइट कलर करते हैं, ठीक है ना। RNA को भी वाइट कलर देते हैं। तो मुझे बताते जाएं ये क्या है, ये एनवेलप, और ये क्या है मैट्रिक्स, ये क्या है कैप्सिड, ये क्या है RNA यानी जीनोम, और ये क्या है तीन, ये तीन क्या हैं, ये तीन क्या हैं एंजाइम। वाह वाह, रट्टे लग गए आपके बिल्कुल। अभी आपका इम्तिहान शुरू है, इस HIV की लाइफ साइकिल मुझे समझानी है आपने कि ये लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करेगी। तैयार हैं पढ़ने के लिए? आ जाएं भाई। पहला स्टेप, पहला जो स्टेप है वो है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन को मैं अटैचमेंट कह सकता हूं। ओके, एडजॉर्प्शन ये HIV किसके साथ करेगी, इसका होस्ट कौन है? आप कहेंगे सर इसका जो होस्ट है, इसका जो होस्ट है वो WBC है, और WBC में भी लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट में भी आप कह सकते हैं जो है T हेल्पर सेल, और T हेल्पर सेल को हम CD4 सेल भी कह सकते हैं। तो भाई ये CD4 मैं बता रहा हूं, CD4 रिसेप्टर होता है। एनवेलप स्पाइक क्या है? कशिश बत्रा बाबा देखें, एनवेलप स्पाइक ये आपकी हो गई ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये हो गई ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन येलो वाली, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ यानी GP41, और ये हो गया GP 120। तो इन दोनों को मिला के आप स्पाइक कह सकते हैं, दोनों प्रोटीन्स को। ठीक हो गया। अभी ये आपके पास सेल है जिसका नाम है WBC, इसका नाम है WBC। ये कौन सा सेल है? WBC। कौन सा WBC? T लिम्फोसाइट या T हेल्पर सेल। इसको हम CD4 सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिस रिसेप्टर का नाम है CD4, R स्टैंड फॉर रिसेप्टर। तो ये वायरस सिर्फ और सिर्फ इस रिसेप्टर के साथ अटैच होगी तो ये इंटर होगी, अदरवाइज इंटर नहीं हो सकेगी।
और ये रिसेप्टर बॉडी में दूसरे सेल के पास नहीं है। ब्रेन के कुछ सेल हैं वहां पे अटैक कर सकती है, बाकी बॉडी में अटैक नहीं करेगी कहां पर ही। तो मुझे बताएं CD4 रिसेप्टर नहीं मिलेगा तो क्या ये वायरस अंदर जाएगी WBC में? नहीं। तो जिस WBC के पास CD4 सेल होगा उसको ये अटैक करेगी। जिस ऑर्गेनिज्म के पास सेल के ऊपर, भले एनिमल के सेल्स हैं WBC, उनके ऊपर ये रिसेप्टर नहीं है, तो मुझे बताएं HIV भी उन एनिमल के ऊपर अटैच करेगी? करेगी अटैक, इंटर होगी? नहीं होगी। ये भाई होस्ट स्पेसिफिक है। ओके, अच्छा एड्सॉर्प्शन में क्या हुआ, यहां से GP41 और यहां से CD4 रिसेप्टर आपस में मिले। जब ये मिले तो वायरस अटैच हो गई WBC के साथ, इसको हमने कहा एड्सॉर्प्शन। किसने काम किया? GP120 ने और CD4 रिसेप्टर ने। ठीक हो गया। अब सेकंड स्टेप होगा भाई, जो सेकंड स्टेप है इस लाइफ साइकिल का, उस सेकंड स्टेप को कहते हैं पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन, और ये जो पेनिट्रेशन है गौर से सुनिए बागा भाई, जब अटैचमेंट हो गई ना, एड्सॉर्प्शन हो गई, वायरस चिपक गया, वायरस ने पहचान लिया यही सेल है, तो ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, अगर पिछली स्लाइड में आप देखेंगे तो ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये देखें अक्रॉस द मेम्ब्रेन है, पूरे मेम्ब्रेन के अक्रॉस है। देखें पूरे मेम्ब्रेन के अक्रॉस है। ये इस मेम्ब्रेन को तोड़ेगी, ये इस मेम्ब्रेन को सिग्नल आ जाएगा, जब WBC मिल जाएगा, एड्सॉर्प्शन होगी, तो ये मेम्ब्रेन को तोड़ेगी, और ये जो मेम्ब्रेन है इस एनवलप, ये जो एनवलप है मतलब सेल मेम्ब्रेन है, ये होस्ट के सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएगी। तो ये होस्ट के सेल से ये सेल मेम्ब्रेन अटैच हो जाएगी, तो ये जो पार्ट है ये सारा टूट जाएगा इधर से। ये होस्ट सेल से मिल जाएगा तो ये अंदर वाला जो पोर्शन है ये सारा अंदर चला जाएगा, ये सारा अंदर चला जाएगा। तो भाई होगा क्या, एनवलप पार्ट बन जाएगा मेम्ब्रेन का, और जो अंदर वाली वायरस है वो अंदर चली आएगी। क्या क्या अंदर आएगा भाई? अंदर आएंगे RNA, उसके साथ अंदर आएंगे एंजाइम, और उसके साथ अंदर आएगा एनवलप। बुक वाले ने एनवलप नहीं सॉरी कैप्सिड, कैप्सिड अंदर आ जाएगा, और इस कैप्सिड को याद रखिएगा कोर प्रोटीन भी कहते हैं क्योंकि अंदर है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या है? कशिश बत्रा GP41 को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, GP41 को ट्रांस मेम्ब्रेन कहते हैं। GP120 और GP वो मेम्ब्रेन पर ही है, वो अटैच हो गई, मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन से अटैचमेंट लगा दी उसने होस्ट के एनवलप की। होस्ट के एनवलप और मेम्ब्रेन के सिमिलरिटी है या नहीं? होस्ट की सेल मेम्ब्रेन और एनवलप में सिमिलरिटी है कि नहीं भाई बताएं? CD4 बताएं आलिया सुमरो, आलिया बाबा। जो CD4 सेल है वो WBC को हम कह रहे हैं, और जो CD4 रिसेप्टर है वो हम CD4 सेल के ऊपर जो लगा हुआ रिसेप्टर है उसको कह रहे हैं। ये जो CD4 रिसेप्टर है, ये CD4 रिसेप्टर जो है ये वायरस को हेल्प करेगा वायरस की पहचानने में। वायरस की GP120 जब मिलेगी CD4 रिसेप्टर से तो पता चल जाएगा कि WBC यही है जिसके ऊपर अटैक करना है। तो अंदर क्या आ गया? कैप्सिड अंदर आ गया। क्या अंदर आ गया? कैप्सिड अंदर आ गया, ये रेड कलर वाला, ठीक है। और क्या अंदर आ गया? RNA अंदर आ गए, ठीक है, विद एंजाइम आ गए। मैट्रिक्स भी आती है, बुक वाले ने मेंशन नहीं किया, अगर पूछे तो कहना अंदर आ गई है, ना पूछे तो छोड़ दें। अच्छा अब मुझे बताएं इस स्टेप को क्या कहा हमने? पेनिट्रेशन। तो एनिमल में पेनिट्रेशन के दौरान वायरस एज अ होल इंटर होती है कैप्सिड के साथ। एनवेलप तो मेम्ब्रेन का पार्ट बन गया, थाई मेम्ब्रेन का पार्ट। सर रिसेप्टर और क्या नीड है फॉर अटैक? रिसेप्टर ही चाहिए बस। हाँ सेम हो गई ना मेम्ब्रेन, इसीलिए तो WBC वेलकम कर रहा है वायरस का। वायरस को कह रहा है आ जाएं भाई, अपनी है आप। फिर पता चलेगा जब वायरस अंदर आ जाएगी, बताएगी कि मैं कौन हूं, बाहर से कौन हूं और अंदर से कौन हूं, फिर पता चलेगा WBC का, ठीक है ना।
भाई ये 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप मुझे बताएं, ये वायरस को वायरस पैदा करनी है, क्या करना होगा वायरस को? ये कैप्सिड उतारे या कैप्सिड लपेटी हो आरएनए के ऊपर, कैप्सिड को उतारना पड़ेगा, आरएनए को निकलना पड़ेगा साइटोप्लाज्म में, बता दे जाए ना। हाँ, तो जो थर्ड स्टेप है भाई, जो थर्ड स्टेप है वो कौन सा होगा? अनकोटिंग। अनकोटिंग का मतलब है जो कैप्सिड है उसका रिमूव होना, कैप्सिड का रिमूव होना। या ऐसे मैं कहूं कि अनकोटिंग का मतलब है कैप्सिड का टूट जाना, या मैं ऐसे कहूं आरएनए का एक्सपोज हो जाना, आरएनए का बाहर आ जाना, आरएनए का साइटोप्लाज्म में आ जाना। चलो अब मुझे एक बात बताएं, मुझे आप बता दे जाए ना, मैं क्या समझाऊं आपको। ये भाई डीएनए है किसका? वायरस डब्ल्यूबीसी का। ये डीएनए है किसका? डब्ल्यूबीसी का। और ये जो डीएनए है इसके साथ अटैच होनी है अब क्या? अब इसके साथ अटैच होना है क्या? वायरस का आरएनए, मगर नहीं हो सकता। तो ये वायरस का आरएनए क्या करेगा? ये वायरस का आरएनए क्या करेगा? अटैच होने के लिए डीएनए बनाएगा। अब डीएनए बनाएगा तो आरएनए से डीएनए बनाने के लिए, आरएनए से डीएनए बनाने के लिए मुझे बताएं इसे कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ेगी? ये क्या था? आरएनए, और ये क्या बना? डीएनए। आरएनए से उल्टा डीएनए बना, तो एंजाइम को कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने आरएनए डीएनए के कितने स्ट्रैंड बनाए? एक आरएनए से डीएनए के कितने स्ट्रैंड बने? एक। तो भाई ये जो एक डीएनए का स्ट्रैंड है, इसके ऊपर, डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड बनाना, दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड बनाना, मुझे बताएं ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम है या ये डीएनए पॉलीमरेज का काम है? बताएं। डीएनए से दूसरा डीएनए स्ट्रैंड बनाना डीएनए पॉलीमरेज का काम है। आरएनए से डीएनए बनाना ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम है। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज हुआ और डीएनए पॉलीमरेज यूज हुआ, ये आपका बन गया डीएनए। मुझे कौन बताएगा ये जो पिंक वाली स्ट्रैंड है डीएनए की, ये वाली, ये आरएनए के जैसी होगी या आरएनए के कंप्लीमेंट्री होगी? कंप्लीमेंट्री का मतलब है अगर यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे थायमिन, अगर यहाँ पे यूरासिल है तो यहाँ पे एडेनिन, अगर यहाँ पे गुआनिन है तो यहाँ पे साइटोसिन, अगर साइटोसिन है तो गुआनिन, कंप्लीमेंट्री। और मुझे बताएं ये जो डीएनए की स्ट्रैंड है ये ब्लू वाली, ये इसके तो डीएनए के तो कंप्लीमेंट्री है, मगर मैं क्या कह सकता हूं ये आरएनए जैसी है एक्सेप्ट यूरासिल। हाँ, अगर आप ना कर रहे हैं तो आप ये बना के देखना। चलो अब भाई ये डीएनए बन गया, अब डीएनए को क्या करना चाहिए मुझे बताएं। यहाँ पे स्टेप कौन सा हुआ है? चौथा नंबर स्टेप कौन सा हुआ है? क्या बना? डीएनए बना। और कौन से प्रोसेस से बना? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बना। तो हमने ये स्टेप को नाम दिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फाइनली इसमें क्या हुआ? इसमें भाई आरएनए से बन गया हमारे पास डीएनए। ओके, अब जो पांचवा स्टेप होगा, जो पांचवा स्टेप होगा वो होगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बारे में क्या समझते हैं आप? इंटीग्रेशन का मतलब है ये जो वायरस का डीएनए है, मैं क्या अगर मैं कहूं इस वायरस के डीएनए में इस आरएनए की इंफॉर्मेशन है तो सही बात है या गलत? सही बात है। तो ये डीएनए बना क्यों? क्योंकि आरएनए को साइट ऑफ अटैचमेंट नहीं मिल रही थी। ओके, तो ये डीएनए यहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होगा, होस्ट से अटैच होगा। तो इस डीएनए को होस्ट के साथ अटैच करने वाले प्रोसेस को आप कहेंगे क्या? स्टेप नंबर 5। यानी स्टेप नंबर 5 आपका बन गया क्या?
स्टेप नंबर 5 आपका हो गया इंटीग्रेशन और एंजाइम हो गया इंटीग्रेज। सेकंड एंजाइम का काम क्लियर, क्वेश्चन मार्क लगाया था पिछली स्लाइड में हमने। इंटीग्रेज का काम पता नहीं क्या है, पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो गया, इसको आगे देखेंगे भाई। चलें, इंटीग्रेज ने क्या किया, इस डीएनए को होस्ट के डीएनए से अटैच किया। ये किसका डीएनए है, होस्ट का, और होस्ट कौन है, WBC। ठीक है, इस होस्ट के डीएनए से कौन अटैच हुआ, वायरस का डीएनए। तो ये जो डीएनए है ना, जो अटैच है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रो वायरस। तो इसके बाद जो स्टेप होगा उसको हम कहेंगे प्रो वायरस। अच्छा, एक और बात सुनिए, पंजाब टेक्स्ट में 4 स्टेप हैं, फेडरल में 11-12 हैं। ये स्टेप नहीं रटने के, ये स्टेप इसके बाद है, इसके बाद है, स्टेप नंबर फला है, नंबर याद नहीं रखना, आपने सीक्वेंस में याद करना है किसके बाद क्या हुआ है, मैकेनिज्म याद करना है। एक और बात मैंने छोड़ दी, सुने, एड्सॉर्प्शन मतलब अटैचमेंट, पेनिट्रेशन अंदर आना वायरस का मतलब पेनिट्रेशन, आरएनए से डीएनए का बनना मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहां तक जब ये डीएनए बन गया ना, तो ये आरएनए का काम नहीं है। अब ये जो आरएनए है, ये जो आरएनए है भाई, ये वाला जो आरएनए है, ये अब खत्म होगा, ये आरएनए अब खत्म होगा, ये ठीक है ना। तो ये आरएनए डिग्रेड हो जाएगा। तो इसके डिग्रेडेशन को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद 5वां स्टेप देते हैं, और जो 5वां स्टेप है वो डिग्रेडेशन ऑफ आरएनए। जो 5वां स्टेप है वो आरएनए का क्या होना है, डिग्रेड होना है, ठीक है ना। हाँ, आरएनए एंजाइम इसको तोड़ देंगे, डीएनए बन गया ना, आरएनए का क्या काम बाकी, तो ये डीएनए। अब भाई प्रो वायरस अगर वो जोड़ दें तो ये स्टेप हो गया 7। देखें, एड्सॉर्प्शन फर्स्ट, पेनिट्रेशन सेकंड, अनकोटिंग थर्ड, फोर्थ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद जब डीएनए बन गया तो आरएनए की डिग्रेडेशन, उसके बाद जो स्टेप होगा वो इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के बाद प्रो वायरस अब स्टेप कोई नहीं है, फेडरल वाले ने स्टेप दे दिया है कि जो इंटीग्रेटेड डीएनए है उसको प्रो वायरस कहेंगे, और 7वां नंबर दे दिया है इसने। अच्छा, आगे चलें। अब मुझे बताएं, अब इस डीएनए को क्या करना है, वायरस बनानी है आप कहेंगे, तो मुझे बताएं क्या बनाना चाहिए वायरस के लिए, कौन सी 3 चीजें चाहिए। आप कहेंगे सर एक इन्वेलप चाहिए, दूसरा आरएनए चाहिए, और तीसरी प्रोटीन चाहिए कैप्सिड के लिए। सही बात है। आप कहेंगे सर इन्वेलप बनेगा सेल मेम्ब्रेन से, इसको छोड़ें, ये डीएनए का काम नहीं है इन्वेलप बनाना। आप कहेंगे सर डीएनए को कहें 2 चीजें बना के दे, एक आरएनए और प्रोटीन, है ना। वायरस बनाने के लिए आरएनए और प्रोटीन चाहिए। तो भाई ये डीएनए जो है क्या करेगा, देखते जाएं, ये जो डीएनए है ये बनाएगा आरएनए, और ये आरएनए कौन से हैं, ये वायरस के आरएनए हैं, तो इनको हम कहते हैं जीनोमिक आरएनए। ये वाले आरएनए बनाएं, मतलब एक वायरस आई मतलब 2 आरएनए आए, अब ये 100 कॉपीज बनेंगी आरएनए की। हाँ भाई, तो जेनेटिक मटेरियल तो बन गया वायरस का। आप बताएं क्या ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल बन सकता है वायरस का? नहीं ना, आरएनए है ना जेनेटिक मटेरियल, तो आरएनए बनाना चाहिए ना। तो आरएनए बना दिया, ये आरएनए बन गया। अब मुझे बताएं एक और चीज क्या बनानी, आरएनए तो बन गया, अब क्या बनना चाहिए, प्रोटीन। तो भाई प्रोटीन बनाने के लिए ये क्या करेगा, दूसरे भी आरएनए बनाएगा, और जो दूसरे आरएनए होंगे वो कौन से आरएनए कहलाएंगे, एमआरएनए कहलाएंगे। और ये जो एमआरएनए हैं ये क्यों बने हैं, ये प्रोटीन बनाने के लिए बने हैं। तो ये आपकी बन गई क्या, ये आपकी बन गई प्रोटीन। एमआरएनए से क्या बन गई, प्रोटीन। अभी मैं कहूं कि वायरस के आरएनए भी बन गया, प्रोटीन भी बन गई। अब मुझे बताएं इस 1 आरएनए और 2 आरएनए और 3 प्रोटीन में से कौन सा काम का नहीं है, अब कौन सा काम का नहीं है अब? 2 क्यों भाई, अफजा शाह 2 क्यों? क्योंकि ये एमआरएनए था, इसने प्रोटीन बना के दिया, अब इसका क्या काम। तो अब क्या हुआ, स्टेप क्या हुआ, प्रो वायरस के बनने के बाद
आपने कहा सर 8वां स्टेप हुआ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन और उसके नतीजे में 2 टाइप के आरएनए बने हैं, और एक आरएनए जीनोमिक और दूसरा एमआरएनए, और फिर 9 नंबर जो स्टेप है वो क्या हुआ है, आप कहेंगे सर ट्रांसलेशन हुआ है। उसमें क्या एमआरएनए यूज हुआ है, जीनोमिक आरएनए यूज नहीं हुआ, एमआरएनए से प्रोटीन बनी है। अब मैं कहूं भाई मुझे बताएं, मुझे जगह तैयार करनी है तो मुझे ईंटें चाहिए, जरा जाएंगे सिंधी में चवंदा हूं, ब्रिक्स अंग्रेजी में चवंदा हूं, ईंटें चाहिए। तो अब मुझे बताएं वायरस बनानी है तो अब क्या चाहिए, कौन सी 2 चीजें चाहिए, ये चाहिए जीनोमिक आरएनए, हाँ भाई 2 चाहिए, और ये चाहिए एमआरएनए, नहीं ये चाहिए, हाँ ये चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, येलो वाला, ये येलो वाला ये आरएनए चाहिए, ये दो, ऐसे बहुत सारे। चलो ये उसके साथ आप कहेंगे सर अब इन पिंक वाली प्रोटीन को ले आएं और प्रोटीन को इसके ऊपर लपेट लें, इसके ऊपर भी लपेट लें, इसके ऊपर भी लपेट लें। कमेंट में लिखिए मैं क्या बना रहा हूं, कैप्सिड बना रहा हूं या एनवेलप बना रहा हूं, कैप्सिड बना रहा हूं। ओके, तो ये कैप्सिड किससे बनेगा, कैप्सोमर से बनेगा। तो मैं कहूं ये कैप्सोमर से है प्रोटीन। सर में दर्द पड़ गया है भाई, बहुत सारे पीरियड लेके आया हूं। हाँ कैप्सोमर से। अभी भाई जब मिस्त्री जगह बनाता है वो क्या करता है, ईंट को तोड़ता है कि ये बड़ी है, ये बड़ी है, इधर से तोड़ता है उधर से तोड़ता है, सेटिंग करके मैनेज करके लगाता है। तो यहां पे भी एक मिस्त्री है जो इस प्रोटीन जो बड़ी होगी उसको तोड़ेगा, जो बड़ी होगी उसको तोड़ेगा, फिक्स करेगा। तो उस प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम तो बताएं, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम तो बताएं, पेप्टाइडेज। तो पेप्टाइडेज का क्या काम हुआ, प्रोटीन को तोड़ना, किसके लिए, किसके लिए, ताकि एनवेलप कैप्सिड बने फिक्स्ड। तो ये जो एनवेलप कैप्सिड, मुझे एनवेलप आ रहा है ज्यादा, ये जो कैप्सिड बन रहा है किससे, कौन सी 2 चीजों से बन रहा है, आरएनए और प्रोटीन से। इसमें प्रोटीन को सेटिंग करने के लिए काटना पड़ेगा, वो काम करेगा एंजाइम जिसका नाम है प्रोटीएज। तीनों एंजाइम यूज हो गए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में यूज हुआ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डीएनए बनाने के लिए, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेज यूज हुआ डीएनए को ऐड करने में, और प्रोटीन को सही जोड़ने में, फिक्स करने में, काटने के लिए प्रोटीएज यानी पेप्टाइडेज यूज हुआ। तीनों यूज होंगे। अब ये बन गई भाई आपकी वायरस, ये आपकी बन गई वायरस। तो इस वायरस के बनने को क्या कहेंगे, कौन सा स्टेप नाम देंगे इस वायरस के बनने को, 10वां स्टेप कौन सा आप कहेंगे सर, ये आपस में मिले हैं, इकट्ठे हुए हैं तो असेंबली कहेंगे, असेंबली और असेंबलिंग, या वायरल सिंथेसिस या वायरस फॉर्मेशन। प्रोटीन असेंबल ऑन द आरएनए या आरएनए असेंबल ऑन द प्रोटीन। पकार 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 हाँ, तो आपने बताया प्रोटीन असेंबल होगी आरएनए के ऊपर, ये वायरस बन गई। अब भाई वायरस इस सेल से निकलने की करेगी, निकलने की करेगी। तो जब ये वायरस यहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी, याद रखें मैट्रिक्स भी यहां पे ही बनेगी, मैट्रिक्स ही यहां पे ही बनेगी, ठीक है ना, मेंशन नहीं है बुक में, मेंशन नहीं है आपके बुक में। तो जब ये वायरस बाहर निकलेगी तो बाहर निकलते ये कैप्सिड, ये आरएनए, एंजाइम भी अंदर बनेंगे, ये मैट्रिक्स। अब मुझे बताएं कौन सा पार्ट यहां पे इस वायरस के ऊपर आ जाएगा, निकलने में कौन सा पार्ट आएगा, एनवेलप। और निकलने को क्या कहेंगे, निकलने को आप कहेंगे स्टेप नंबर 11 बडिंग, या बड ऑफ, या रिलीज, या रप्चरिंग, या डिस्ट्रक्शन। बडिंग कह लें, बड ऑफ कह लें। बड ऑफ क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये निकलेगी तो मेम्ब्रेन बाहर कर बड एक्सोसाइटोसिस टाइप बड करेगी,
और 12वां स्टेप कौन सा कहेंगे? 12वां एनवेलप, बडिंग के दौरान ही हो रहा है एनवेलप का बन जाना। एनवेलप बन गया भाई। ये एनवेलप में अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये लाल लाल बत्तियां लगी हुई हैं ट्रांस मेम्ब्रेन और GP40 120 की, मुझे जो बताएं ये कहां से लगी? ये वायरस ने अंदर से बनाई या सेल मेम्ब्रेन से लग गई? बताएं। एनवेलप का पार्ट है तो सेल मेम्ब्रेन से लगी। ओके, ये भाई आपकी न्यू और वायरस है। ये अब दूसरा WBC कोई ढूंढेगी, फाइंड करेगी, जो मिलेगा उस पे फिर करेगी अटैक और ये लाइफ साइकिल अपनी कंप्लीट करेगी। ये WBC में जाकर WBC को ऐसे मारती है और ऐसे हमारे WBC कम होते जाते हैं। और ये जो WBC हमारा अफेक्टेड हुआ है ये कौन सा है? हेल्पर टी सेल। इन स्टेप को रिपीट कर लें, थोड़ा देख लें कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो बताएं, तो मैं आपको समझाऊं, फिर आगे चलते हैं। सर पता है मैंने वायरस की PPT क्यों नहीं बनाई? अगर मैं PPT पे पढ़ाता वायरस आपको समझ में नहीं आता। ये मैंने हैंड ड्राफ्टिंग इसीलिए की है कि एक एक चीज को मैं लिख के दिखाऊं, बना के दिखाऊं, आपको बातें समझ आए। अगर ड्राफ्टिंग की हुई होती तो ये रटे आपके सही नहीं लगते, रटा है बहुत यहां पे। सर ये समझ नहीं आई WBC DNA के साथ तो वायरल DNA अटैच हुई थी। हाँ भाई, ये WBC का DNA था, ये वायरस का DNA अटैच हुआ। इस वायरस के DNA से वायरस के RNA बने हैं, इस वायरस के RNA से ये वायरस का RNA है और इस वायरस के RNA से वायरस के प्रोटीन बने हैं। तो ये वायरस के प्रोटीन और वायरस का RNA मिलकर ये वायरस बनाकर निकल गए। वायरस इसने तो नहीं बनाया, वायरस इसने तो नहीं बनाया, इसने बनाया ना वायरस वाले RNA। मगर जो सिस्टम यूज हुआ, एनर्जी यूज हुई, सारा सिस्टम यूज हुआ, वो सेल का यूज हुआ। एंजाइम यूज हुए, कुछ इसके अपने दे, 3 बाकी सेल के यूज हुए। मैक सावलानी बाबा, एंजाइम पेप्टाइडेज ने क्या किया? ये जो प्रोटीन थी, मुझे देखें, ये प्रोटीन इतनी चाहिए थी, इतनी चाहिए थी। ये जो मैं आपके सामने ये डार्क कर रहा हूं, ये इतनी चाहिए थी जो मैं वाइट की है। तो ये प्रोटीन तो काटनी चाहिए ना, ये जो मैं येलो की बना रहा हूं ये काटनी चाहिए ना, एक ही थी। तो यहां से इसको कट लगाना, छोटी प्रोटीन काम आनी है तो इसको कट लगाना ये पेप्टाइडेज का काम है। स्पाइक्स कैसे बनी? स्पाइक्स बनी हुई थी सेल मेम्ब्रेन पर ना भाई, सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स है ना, एनवेलप की है ना। 5 स्टेप समझायो सेजल केसवानी सर। जी बाबा, 5वां स्टेप जो है वो जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई ना, देखें मैं न्यू पेज पे समझा रहा हूं आपको। 5वां पेज, न्यू पेज पे देखें, ये RNA था, इस RNA से क्या बना? ये DNA बना। इस RNA से क्या बना? ये लाल वाला DNA बना। और ये जो लाल वाला DNA है, इस DNA से एक और DNA की स्ट्रैंड बन गई। तो ये क्या है भाई? ये येलो वाला RNA है। अब RNA से क्या बन गया? ये सारा DNA। तो अब जब DNA बन गया तो इस RNA का काम है, और इस RNA से DNA के बनने को क्या कहा आपने? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कि स्टेप नंबर था कौन सा? 4था स्टेप था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब देखें, चौथे नंबर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये RNA काम का नहीं तो इसको तोड़ा जाएगा, इस RNA को तोड़ा जाएगा। ये कहलाएगा स्टेप नंबर 5, RNA की डिग्रेडेशन, RNA की ब्रेकडाउन, RNA का टूट जाना। फिर ये जो DNA बना है ये अटैच होगा होस्ट के DNA से। बताएं कमेंट में, आप ही बताएं किसने सवाल किया था? पता नहीं किसने, महक सावलानी ने किया था या आलिया ने किया था, किसी ने भी किया था। आप बताएं, वायरस के DNA को होस्ट के DNA के साथ अटैच करना, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा और एंजाइम क्या यूज होगा? वायरस को इंटीग्रेशन, इंटीग्रेज एंजाइम, वेरी गुड। वायरस को अपने एंजाइम हैं 3, बाकी एंजाइम वायरस के नहीं है। अगर बाकी एंजाइम वायरस के पास होते, साइटोप्लाज्म भी होता, तो हमारे सेल में आकर क्या करता? खुद बाहर रिप्रोड्यूस करता ना। इसका मतलब है जनरली वायरस में एंजाइम एब्सेंट हैं फॉर ऑल एक्टिविटीज, फॉर सर्वाइवल, फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, फॉर फार्मिंग फूड।
तो ये 3 एंजाइम लेकर वायरस घूम रहा है, वो HIV। चलें आगे, चलें भाई आगे चलें। वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिस्कवरी ऑफ HIV वायरस। HIV वायरस क्या करेगी भाई? HIV वायरस करेगी एड्स। और ये एड्स है, ये 1980 में पता चला कि ये एक होमोसेक्सुअल डिजीज है। होमोसेक्सुअल ओनली मेल में है और मेल टू मेल ट्रांसफर हो रही है, एक ही जेंडर में है, फीमेल में नहीं है डिजीज। और इसके सिम्टम देखे गए। क्या सिम्टम देखे गए? कि वेट लॉस हो रहा है, एड्स में वेट लॉस हो रहा है और स्वेलिंग हो रही है। कहां पर? नोड्स पर। ये देखें, ये आर्मपिट है, ये जगह है, यहाँ पे टॉन्सिल्स हैं, और लेग की जगहों पे, जॉइंट पे टॉन्सिल्स हैं और नोड हैं। ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। लिम्फोसाइट भी लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। तो लिम्फोसाइट के ऊपर अटैक है HIV का, एड्स जो हो रही है HIV कर रही है। तो समझें कि नोड्स की स्वेलिंग होगी, यानी ये टॉन्सिल्स, ये नोड्स सारे ये WBC से रिलेटेड हैं, ये लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड हैं, तो इनकी स्वेलिंग होगी। और उनके बाद बुखार रहेगा, फीवर रहेगा, उसके बाद बॉडी में पेन रहेगा और काफ़ी पेशेंट को ब्लड किए वेसल्स की कैंसर हो रही थी, ये चीज़ें, और जो है कुछ और डिजीज हो रही थी। ये चीज़ें ऑब्जर्व की थी उस पर्सन ने कि एड्स में ये हो रहा है, ये एक कोई बीमारी है, कोई एजेंट है जो डिजीज कर रहा है। ना इसको एड्स का नाम दिया गया इस टाइम, या इसको HIV का नाम दिया गया। ये ऑब्जर्व की ये कोई डिजीज है भाई, वायरल डिजीज है, फीमेल में होती है, देखना। मगर ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये गलत ऑब्जर्वेशन थी, ऑब्जर्वेशन गलत थी, मगर थी ऑब्जर्वेशन। तो जब वक्त आया 1984 का, 1984 में पता चल गया एजेंट का इस बीमारी करने का एजेंट का पता चल गया। मतलब किसका पता चल गया? HIV का पता चल गया कि ये जो डिजीज हो रही है ये HIV वायरस से हो रही है। इसका नाम नहीं दिया, बस एजेंट इसको देखा गया, ये एक वायरस है जो बीमारी कर रही है, तो मतलब एजेंट फाइंड हो गया। उसके बाद कैसे पता चला कि ये डिजीज ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से हो रही है, अब मुझे बताएं भाई, क्या ब्लड मेल टू मेल दे सकते हैं ओनली? क्या ब्लड मेल से फीमेल को नहीं दे सकते, या फीमेल से मेल को नहीं दे सकते हैं ना? तो अभी माना गया कि ये होमोसेक्सुअल नहीं है, ये बोथ जेंडर में मिलेगी। यहाँ पे क्या समझा गया? एक और बात कि ये बोथ जेंडर में मिलेगी, हेट्रोसेक्सुअल है, होमोसेक्सुअल नहीं है, और ये मेनली ट्रांसफर होती है ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से, ट्रांसफर होती है मेनली। तो ये 1984 में ऑब्जर्वेशन हुई। उसके बाद हम आते हैं 1986 में। 1986 में क्या हुआ? गौर से सुने। 1986 में इसको नेम दिया गया HIV। ये जो नाम है ये 1986 में HIV को दिया गया। इसको देखा कब गया? एजेंट का पता कब चला कि ये बिल्कुल वायरल डिजीज है और एक वायरस है जो कि डिजीज कर रही है 1984 में। और ये भी पता चला कि ये होमोसेक्सुअल नहीं है। मगर जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी वो गलत थी। बाकी सिम्टम जो है वो वाकई यही सिम्टम है। ओके, अभी ये हो गई भाई डिस्कवरी एड्स की आपके पास। डिस्कवरी के बाद हम चलते हैं, हम किसके ऊपर चलते हैं? ट्रांसमिशन के ऊपर चलते हैं। ट्रांसमिशन, वायरस HIV की ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं, तो ट्रांसमिशन का मतलब है ट्रांसफर होना। तो ये ट्रांसफर होती है एक, नंबर 1 ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से। अब मुझे बताएं, जब आप ब्लड दें दूसरे बंदों को तो आपको ब्लड का टेस्ट यानी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए या नहीं?
टेस्ट करवानी चाहिए। ब्लड लें या दें, टेस्ट करवाएं। अगर डॉक्टर करवाते हैं, आपका कोई मतलब नहीं है, मगर करवानी चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से अगर एक पेशेंट एड्स वाले की ब्लड दूसरे को देंगे तो एड्स हो जाएगी, तो जब भी दें तो टेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद भाई ये ट्रांसफर होती है सेक्स से, होमोसेक्स से, हेटेरोसेक्स, बोथ सेक्स से ट्रांसफर होती है, मेल टू मेल, मेल टू फीमेल, दोनों में। और उसके बाद ये ट्रांसफर होती है सेम सिरिंजेस यूज करने से। एक पेशेंट को एक सिरिंज लगाई, वही एड्स वाले को लग गई, वही सिरिंज दूसरे को लगा दी भाई, तो ये एड्स उसके पास चली गई। और उसके बाद जो बार्बर सैलून है, जो बार्बर सैलून है, सैलून्स जो जहाँ पे बाल कटते हैं, जो कटिंग करते हैं, तो वो जो सीजर वगैरह यूज करते हैं, नाइफ यूज करते हैं, अगर उससे कट लग जाए और उससे ब्लड लग जाए नाइफ पर, सीजर पर, और वही सीजर यूज हो किसी और पर्सन पर, तो ये डिजीज कहाँ पे होगी? ट्रांसफर होगी एक पर्सन से दूसरे के पास। ठीक है। और उसके बाद पांचवा भाई, आपके जो डॉक्टर्स हैं ऑपरेशन में, जो ऑपरेशन थिएटर करते हैं, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, सीजर हो गया, फॉरसेप, कटर वगैरह, ये जो सारी चीजें हैं, अगर ये सेम यूज हों, अगर ये सेम यूज हों, जैसे बार्बर सैलून में इंस्ट्रूमेंट का सेम यूज होना, पार्लर में इंस्ट्रूमेंट का, पार्लर से नहीं होगी, पार्लर से नहीं हो, पार्लर पे कट तो नहीं लगता ना, कट तो नहीं लगता ना भाई, ये ब्लड की डिजीज है, जब तक ब्लड से कांटेक्ट नहीं होगा तो ये डिजीज नहीं ट्रांसमिट होगी। ठीक है ना, पार्लर से नहीं लगेगा, पार्लर जाते रहें भले। ठीक है ना, तो ये ट्रांसमिशन के तरीके हैं, इन तरीकों से ट्रांसमिट होता है। एक और, मदर से ये ट्रांसफर होता है फीटस में। फीटस कहते हैं जो बेबी पेट में है, मदर के अंदर है, डेवलपिंग बेबी, थ्रू द ट्यूब, जिसका नाम है क्या भाई? प्लेसेंटा। और सातवां, ये मदर से जो इन्फेंट बेबी है, इन्फेंट कहते हैं जो मिल्क पर डिपेंड करे, मतलब बच्चे की बर्थ हो गई या बर्थ के बाद इन्फेंट कहते हैं, जब तक वो मिल्क पे डिपेंड करता है, जब तक उसको टीथ नहीं आते, जब तक वो खाना नहीं खाता, जब तक वो दूध नहीं छोड़ता, ये इन्फेंट है। तो ये मदर से जब इन्फेंट तक मिल्क जाएगा तो ये मिल्क से भी ट्रांसफर होगी, क्यों? मिल्क ब्लड से बनता है, मिल्क मदर की प्रोडक्शन है। इसका मतलब ये वायरस प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाएंगे और मिल्क से भी ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये ट्रांसमिशंस हैं। और कौन कौन सी चीजों से भाई ट्रांसमिशन नहीं होगी? कौन सी चीजों से ट्रांसमिशन नहीं होगी? तो एक बात, हैंड शेक करने से, हाथ मिलाने से, और हग करने से, और बातें करने से, खाना खाने से, गले लगने से, स्विमिंग पूल में नहाने से भाई नहीं होगी, नहीं होगी, इससे नहीं होगी। ओके, हाँ, साथ बैठने से नहीं होगी। ये कोरोना वायरस हो रहा था, वो क्यों हो रहा था? क्योंकि वो लंग्स का था। जब हम रेस्पायर करते थे, मॉस्किटो से भी नहीं होगी, इंसेक्ट से भी ये नहीं होगी भाई, क्योंकि हॉस्ट स्पेसिफिक है, ये दूसरे हॉस्ट पर जाएगी नहीं, तो वो दूसरा हॉस्ट हमारे ऊपर कैसे ले आएगा वायरस को? हॉस्ट स्पेसिफिक है। निसार किसिंग से इन जनरल भाई नहीं होगी, इन जनरल वैसे भी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। आगे हमारा जो टॉपिक है अभी पढ़ने का, क्या क्या हो गया यहाँ पर? ट्रांसमिशन हो गई, ट्रांसमिशन डन। खैरियत है, आए पढ़े। ठीक है। अच्छा, ट्रांसमिशन के बाद हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है लास्ट में, और वो टॉपिक है ट्रीटमेंट भाई। अच्छा, ट्रीटमेंट से पहले स्टेजेस पढ़ा रहा हूं मैं आपको। स्टेजेस, एड्स की स्टेजेस, कितनी स्टेजेस है? अच्छा, तो वरी पढ़ाऊं। स्टेजेस कितनी है? एक स्टेज का नाम है एसिम्प्टोटिक स्टेज। एसिम्प्टोटिक स्टेज किसको कहते हैं? ऐसी स्टेज, ऐसी फर्स्ट स्टेज जिसमें पेशेंट में कोई भी सिम्टम ना हो, कोई भी सिम्टम ना हो, मतलब वायरस है, HIV पॉजिटिव होगा, वो HIV पॉजिटिव होगा मगर सिम्टम कोई नहीं होगा। इनिशियल स्टेज है, जो फर्स्ट 9 मंथ है एड्स के, वो 9 मंथ ये ऐसे विदाउट सिम्टम होती है। क्योंकि जब वायरस इंटर करती है ना बॉडी में, जब इंटर करती है
तो इंटर करने से हमारी बॉडी में थोड़े फेवर वगैरह, ये पेन वगैरह होता है, मगर कुछ टाइम के बाद जब ये वायरस अटैच हो जाती है WBC के अंदर तो बॉडी कोई रिस्पांस नहीं करती और ये 9 मंथ तक पीरियड चलता रहता है। इस 9 मंथ के पीरियड में WBC कम होते रहते हैं। मतलब फर्स्ट स्टेज में इम्यूनिटी डाउन हो रही है, WBC कम हो रहे हैं, मगर देयर इज नो सिम्टम नहीं होगा भाई। अगर मैं कहूं ये बैक्टीरिया है, ये उसका जीनोम है, ये उसका प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को निकाल लें तो बैक्टीरिया मर जाएगी क्या? कुछ होगा क्या बैक्टीरिया को? नहीं। तो हमारी बॉडी में भी कुछ नहीं हो रहा, मगर हाँ एक बात जरूर है, अगर हमने WBC निकाले हैं मतलब इम्यूनिटी निकाली है, प्लाज्मिड निकालेंगे तो मतलब इम्यूनिटी निकाली है, यहाँ पे यहाँ से भी प्लाज्मिड निकालेंगे तो मतलब इम्यूनिटी निकाली है, तो ये बात होगी। मुख्तलिफ डिजीज लगने लगेंगी, अब डिजीज लगने के चांसेस ज्यादा हैं। तो सेकंड स्टेज जो है उसका नाम है एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस। ARC का फुल फॉर्म क्या है कमेंट में लिखें। एड्स रिलेटेड मसले, कॉम्प्लेक्सेस का मतलब है मसले, प्रॉब्लम। तो एड्स से रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे मतलब सिम्टम होंगे वो आने लगेंगे। अब सिम्टम आने लगेंगे, क्यों भाई सिम्टम आने लगे? सुने, जब WBC डाउन हो जाएगा एसिम्प्टिक स्टेज में तो आपके पास अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज होती हैं। ऐसी डिजीज जिनको चांस मिल जाए होने के लिए। भाई सुने, मुझे या किसी आदमी को पहले जुकाम वगैरह छोटी छोटी बीमारियां नहीं होती थी, मलेरिया टाइफाइड ये वो नहीं होती थी, खास करके मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। मगर या उस पर्सन की, मेरी छोड़े एड्स की बात कर रहा हूं, डर लग रहा है, तो उस बंदे को अब सारी डिजीज हो रही हैं, मलेरिया हो रही है, टाइफाइड हो रही है, TB हो रही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। देखिए मैं लिख रहा हूं, बैक्टीरिया आएगी वो भी डिजीज करेगी, मतलब हमारी बॉडी डिफेंस नहीं कर सकती। फंजा आएगी वो भी डिजीज करेगी, बॉडी डिफेंस नहीं कर सकेगी। वायरस आएगा कोई और जिसको पहले डिफेंस कर लेते थे अब नहीं, वो भी डिजीज कर लेगी। कोई प्रोटोजोआ आएगा वो भी डिजीज कर लेगा। मतलब कोई भी पैरासाइट आएगा वो डिजीज करेगा। वो डिजीज, उसको चांस कितने हैं डिजीज करने के भाई? पैरासाइट को कितने चांस हैं? 100%। तो जो क्यों 100%? क्योंकि WBC है ही नहीं, दुश्मन लड़ने वाला है ही नहीं, तो ये डिजीज करेगा। तो ऐसी डिजीज जिनको चांस मिले WBC के कम होने के बाद हो, इम्यूनिटी के कम होने के बाद हो, तो उन डिजीज को हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज। ठीक हो गया? तो ये अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज जब आएंगी तो ये जो सेकंड स्टेज है और बढ़ती जाएगी और इन डिजीज की वजह से पर्सन जो है लास्ट स्टेज में चला जाएगा, जिसको हम कहते हैं फुल ब्लोन एड्स। फुल ब्लोन एड्स का मतलब क्या है? फुल ब्लोन स्टेज मतलब थर्ड स्टेज, मतलब लास्ट स्टेज। ये वो स्टेज है जिस स्टेज पर हमारी जो इम्यूनिटी है वो तो वीक है, उसके साथ ये जो डिजीज हैं उन सारी डिजीज ने कुछ नहीं छोड़ा, बॉडी का कुछ नहीं बचा। तो जो पेशेंट है वो बॉर्डर पर है, वो बाउंड्री पर है, मतलब मरने वाला है। लास्ट स्टेज में हम इसको कहते हैं फुल ब्लोन स्टेज, या इसको हम अब कहते हैं एड्स। और ये एड्स जो फुल लास्ट फाइनल स्टेज में है, इसके बाद डेथ होगी। एड्स तो शुरुआत में ही एड्स कहेंगे, मगर एसिम्प्टिक होगी, यहाँ पे भी कहेंगे, मतलब थोड़े सिम्टम होंगे, और यहाँ पे लास्ट स्टेज होगी। कैंसर का एड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये 3 जो हैं इसकी स्टेजेस हैं। ये पहली स्टेज एसिम्प्टिक स्टेज, दूसरी स्टेज जो है वो कौन सी? एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस की, और तीसरी स्टेज कौन सी? फुल ब्लोन एड्स। अभी भाई आखिर में हमें डिस्कस करना है क्या डिस्कस करना है? अभी हमें लास्ट में डिस्कस करना है इस एड्स का ट्रीटमेंट क्या है? अच्छा, ट्रीटमेंट एक केमिकल है। वैसे तो इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, प्रॉपर वैक्सीन कोई नहीं। एक 2001 में बनी थी साउथ अफ्रीका में, काम नहीं किया उसने, अंडर इन्वेस्टिगेशन अभी काम चल रहा है उसके ऊपर। क्योंकि वैक्सीन क्यों नहीं है? क्योंकि HIV जो है वो RNA वायरस है, और RNA वायरस में म्यूटेशन का जो रेट है वो ज्यादा है।
वायरस में म्यूटेशन हो रही है, मतलब वायरस क्या हो रही है, चेंज, और चेंज का मतलब है वायरस क्या कर रही है, इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब वायरस क्या हो रही है, स्ट्रांग, स्ट्रांग का मतलब वायरस में ट्रांसमिशन कैपेसिटी, पैथोजेनिक कैपेसिटी, वेरुलेंसी, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। तो चेंजिंग हो रही है, इसीलिए हम एड्स की जो एजेंट है HIV उसको सही पहचान नहीं पा रहे, वो डेली चेंज हो रहा है, इसीलिए हम इसकी जो ट्रीटमेंट है सही नहीं बना पा रहे, ट्रीटमेंट नहीं है एड्स की। अच्छा, एक पार्शियल ट्रीटमेंट है, कंट्रोल है, और जो पार्शियल कंट्रोल है इसका थोड़ा बहुत कंट्रोल है, जो उस कंट्रोल को हम क्या कहते हैं, इनहिबिटर देते हैं, हम इनहिबिटर देते हैं, इनहिबिटर। अब मुझे बताएं, आप बताएं इनहिबिटर किसके देंगे आप? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के इनहिबिटर देंगे, प्रोटीन बनाने के इनहिबिटर देंगे, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के इनहिबिटर देंगे? जल्दी बताएं। वैक्सीन नहीं है भाई, नो वैक्सीन। आपने नहीं बताया, इनहिबिटर किसका देंगे आप? प्रोटीन सिंथेसिस का इनहिबिटर देंगे या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का इनहिबिटर देंगे? जल्दी बताएं। अगर आप प्रोटीन का कहें, अगर प्रोटीन का कहें तो आपकी प्रोटीन भी नहीं बनेगी, याद रखना। तो आपको जो इनहिबिटर देने हैं वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के स्पेशली देने हैं, या ट्रांसक्रिप्शन के देने हैं स्पेशली रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के। और जो इनहिबिटर हैं उसके नाम है AZT। AZT का फुल फॉर्म क्या है? एजिडोथाइमिडीन। और DDI, DDI का फुल फॉर्म है DDI का डायनोसिन, डाइडेनोसिन। ये आपके फेडरल के बुक में लिखे हुए हैं, 2 इनहिबिटर हैं, ये इनहिबिटर देंगे। भाई सुने, ये इनहिबिटर बहुत कॉस्टली हैं, बहुत कॉस्टली हैं, बड़े महंगे, करोड़ों में मिलते हैं इसके डोज, तो ये गरीब के लिए इलाज नहीं है पहले तो। और इन इनहिबिटर्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, तो ज्यादा भी नहीं ले सकते। अब मुझे आप बताएं, अगर आपको किसी बंदे को एड्स हो, इस फिंगर में, सपोज करते हैं फिंगर में नहीं होती, थ्रू आउट द बॉडी होती है, अगर मैं कह रहा हूं फिंगर में एड्स होती तो या तो फिंगर काट लेते, बात ही खत्म, या तो हम क्या करते, यहां पे जो सेल है उनको ज्यादा इनहिबिटर देते तो एड्स खत्म हो जाती, है ना। अब एड्स क्योंकि पूरी बॉडी में फैली हुई है, अब अगर आप इनहिबिटर देंगे, अगर ज्यादा इनहिबिटर खाएंगे तो साइड इफेक्ट ज्यादा है, एड्स से तो बच जाएंगे, इनहिबिटर से मर जाएंगे आप। साइड इफेक्ट क्योंकि ज्यादा है, और ज्यादा एक आप कॉस्टली हैं, ले नहीं सकते। अगर आप इतने ज्यादा अमीर हैं, ले सकते हैं तो खा नहीं सकते क्योंकि इसके साइड इफेक्ट ज्यादा हैं। तो इन जनरल कॉस्टली भी है और साइड इफेक्ट भी है, और ये जो है कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। तो एड्स की कोई वैक्सीन नहीं, कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं, कोई पर्टिकुलर परमानेंट छुटकारा नहीं। हम रोक सकते हैं एड्स को, स्लो कर सकते हैं। कौन बताएगा फर्स्ट स्टेज का नाम, सेकंड स्टेज का नाम और थर्ड स्टेज का नाम? बताएं, शॉर्टकट में बताएं स्टेजेस का नाम, और बताएं कौन सी स्टेज है जिस पर आप ट्रीटमेंट देंगे। अगर मैं कहूं फर्स्ट स्टेज में आप ट्रीटमेंट देंगे तो 1 साल में मरने वाला 5 या 10 साल निकाल लेगा। फर्स्ट, यहां पे प्रिवेंशन कर सकते हैं आप। और अगर सेकंड स्टेज में लेंगे तो वो जो 5 महीने वाला या 1 साल में मरने वाला, आप 2 साल तक उसको जिंदा रख सकते हैं। थर्ड स्टेज में तो बिल्कुल भी चांसेस कम हैं ट्रीटमेंट के। थर्ड स्टेज में, हाँ, एसिम्प्टोमेटिक में स्टेज है, जब भी नुकसान नहीं हुआ उसी टाइम ये इनहिबिटर क्या करेंगे क्या, ये इनहिबिटर आपके बॉडी में अंदर जाकर जो WBC हैं उनमें जाकर जो वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन कर रही है, वायरस से वायरस बन रही है, उनको इनहिबिट करेगी। तो ये जो इसके एंजाइम है ना, वायरस के एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाले, इंटीग्रेशन वाले, उन एंजाइम को इनहिबिट करेगी। इंटीग्रेज को भी इनहिबिट करती है, ठीक है ना, इनको इनहिबिट करते हैं ये इनहिबिटर। तो ये भाई आपका HIV का, एड्स का कंट्रोल हो गया। एक ने पूछा कि एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम क्या है। तो सिंड्रोम कल हमने पढ़ा था, सिंड्रोम के बारे में पढ़ा था कि एड्स क्या, ए का मतलब है एक्वायर्ड मतलब आया हुआ, आई का मतलब था इम्यूनिटी में आया हुआ, डी का मतलब था डिफिशियंसी,
डिफिशियंसी, और एस का मतलब था सिंड्रोम। और देखें इम्यूनिटी में क्या आई है, डिफिशियंसी, मतलब WBC क्या हो गए, कम। तो इम्यूनिटी में आई है, एक्वायर्ड आई है डिफिशियंसी। सिंड्रोम वर्ड तब यूज करेंगे जब बहुत सारी डिजीज लगेंगी और उनके बहुत सारे सिम्टम इकट्ठे होंगे, तो ऐसी डिजीज के लिए आप टर्म यूज करते हैं सिंड्रोम। तो HIV कौन सी डिजीज करती है, एड्स, और एड्स को हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। कल भाई हम पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ेंगे, कल इंशाल्लाह हेपेटाइटिस को पढ़ेंगे, और उसके बाद कुछ चीजें अगर रह गई हैं तो हम पढ़ेंगे। क्या मैंने पढ़ाया था आपको, एक मिनट, क्या मैंने आपको पढ़ाया था कि HIV जो है होस्ट स्पेसिफिक है, और क्यों होस्ट स्पेसिफिक है, रिसेप्टर वाली बात, चिंपैंजी वाली बात, सिमियन वाली बात बताई थी। कल संडे है, कल क्लास नहीं चलेंगे, परसों टेस्ट होगी, ट्यूसडे पे क्लास होंगे भाई। अच्छा ओके ओके ओके, बताया था। अच्छा HIV WBC के अलावा बॉडी के कौन से सेल पर अटैक कर सकती है, बताएं जल्दी। ब्रेन पर। DDI का फुल फॉर्म है डायनोसिन या डायनोसिन, न्यूक्लियोटाइड का डेरिवेटिव है। आज के लिए इतना भाई, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। कल हेपेटाइटिस को पढ़ेंगे मंडे पे, ट्यूसडे पर। सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। वैसे हेपेटाइटिस जो है वो पढ़ना नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। अगर आप कहें तो 2 मिनट में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दूं हेपेटाइटिस का, इजी है, बहुत बहुत इजी है हेपेटाइटिस। अभी थोड़ा ओवरव्यू, हाँ टेस्ट के लिए भी बता रहा हूं आपको। देखें हेपेटाइटिस के बारे में सुने, सिलेबस में नहीं है इसीलिए मैं थोड़ा बता रहा हूं, थोड़ा बस 2 मिनट सुन लें। हेपेटाइटिस लिवर की बीमारी है, और लिवर की क्या होती है, इन्फ्लामेशन होती है। इन्फ्लामेशन के अलावा जंडिस होती है, जंडिस हम कहते हैं पीलेपन को, ब्लड कम बनती है ना, ब्लड की वजह से हमारा रेड कलर होता है। ब्लड कम बनेगी तो कलर कौन सा हो जाएगा, येलो, और येलो कलर होने को हम कहते हैं जंडिस। आईज भी येलो हो जाएंगी, डॉक्टर ऐसे ऐसे हेमोग्लोबिन आपकी चेक करता है, और बॉडी भी येलो हो जाएगी। उसके बाद भाई हेपेटाइटिस वाले बंदे को फीवर होगा, हेपेटाइटिस वाले बंदे को पेन होगा, हेपेटाइटिस वाले की जो बॉडी है वो फटीग रहेगा, थका हुआ रहेगा। हेपेटाइटिस वाले बंदे को लॉस ऑफ एपिटाइट होगा। लॉस ऑफ एपिटाइट क्यों होगा भाई, लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब है फूड कम खाना, फूड का ना चलना, भूख नहीं लगेगी इसके। जंडिस और एक भी है एनीमिया मतलब ब्लड की कमी, ठीक है ना। हाँ तो ये फीचर हैं हेपेटाइटिस के। और हेपेटाइटिस जो है वो वायरल डिजीज है। हेपेटाइटिस ए वायरस है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। ई भी है, FG भी है। FG नॉन स्टडीड है, रिकॉग्नाइज्ड सही नहीं है, उनका सही पता नहीं। ई का भी थोड़ा बहुत पता है, डी तक मेन सुन ले। हेपेटाइटिस ए वेरी रेयर है, हेपेटाइटिस बी बहुत हार्मफुल है, हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट नहीं है, काम की बातें बता रहा हूं। और डी जो है वो नॉर्मल है, खतरनाक भी नहीं है भी थोड़ी, ठीक है ना। हेपेटाइटिस जो बी है वो हार्मफुल क्यों है, क्योंकि इसके डेथ ज्यादा होते हैं। हेपेटाइटिस बी का और नाम है सीरम, क्योंकि ये ब्लड से डिस्कवर की गई थी। और हेपेटाइटिस ए का नाम है इन्फेक्शियस स्पेलिंग करेक्ट कर लें। चलो मैं करता हूं, नहीं हो रही भाई, फिर गलत लिख ली। इन्फेक्शियस वायरस है ए, पहले ये डिस्कवर हुई, फिर ये बी रखदा, सेकंड टाइम डिस्कवर हुई इसीलिए बी, और सीरम से हुई तो हेपेटाइटिस सी, बी का सीरम नाम रख दिया। डी को हम डेल्टा कहते हैं, डेल्टा टाइप है इसका डी। अच्छा गौर से सुने, सी का ट्रीटमेंट क्यों नहीं है। सी का ट्रीटमेंट करते हैं, वो पेशेंट ठीक हो जाता है, मगर वायरस रिमेन देयर, ये रिएक्टिव हो सकता है,
और हेपेटाइटिस बी का अगर लास्ट स्टेज में हो तो ट्रीटमेंट नहीं है, मगर इनिशियल स्टेज में हेपेटाइटिस का जो ट्रीटमेंट होता है, तो जो हेपेटाइटिस है वो उसके बंदे जब ठीक हो जाते हैं फिर दोबारा कभी भी हेपेटाइटिस बी नहीं होता। बी का बाकी सबका परमानेंट ट्रीटमेंट है, सी का ट्रीटमेंट नहीं है भाई। सी फिर रिएक्टिव हो सकता है, ठीक है ना। हाँ अच्छा, पोलियो का सवाल पूछा आपने, एक टॉपिक तो रह गई है भाई, याद ही नहीं दिलाई आपने, क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ी हमने, तो क्लासिफिकेशन ट्यूसडे को पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। हाँ ट्यूसडे को, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी ये बहुत है आपके लिए। और हेपेटाइटिस की स्पॉटम भी निशानी है, स्पॉटम। स्पॉटम का मतलब है थूक के साथ या वोमिटिंग के साथ ब्लड का आना, ब्लड का आना, ठीक है ना। हेपेटाइटिस को डिटेल में नहीं पढ़ते, सिलेबस नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बाकी क्लासिफिकेशन सिलेबस में है, क्लासिफिकेशन कल ट्यूसडे को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है भाई, ठीक है ना। हर्पीज जो वायरस है वो डीएनए वायरस है, एनवेलप्ड वायरस है। हर्प्स डीएनए है या आरएनए है? डीएनए है मेरे ख्याल में। पॉक्स डीएनए है और बैक्टीरियोफेज डीएनए है। इन्फ्लुएंजा आरएनए है, रेबीज आरएनए है, मीजल्स आरएनए है, मम्स आरएनए है और पोलियो आरएनए है, टीएमवी आरएनए है। वायरॉइड, ये हेपेटाइटिस डी जो है ना, अच्छा सुने, हेपेटाइटिस ए आरएनए वायरस है, हेपेटाइटिस बी डीएनए रिट्रोवायरस है, हेपेटाइटिस सी आरएनए वायरस है, हेपेटाइटिस डी वायरॉइड है। ये रट्टे लगाने, अगर ई हो तो वो आरएनए वायरस है, पहली आरएनए फिर डीएनए, आरएनए फिर वायरॉइड। वायरॉइड अकेले आरएनए को वायरॉइड मैंने पढ़ाया था, याद करें, वायरॉइड निमरता बाबा, वायरॉइड मैंने पढ़ाया था, प्रायोन्स पढ़ाया था, वायरॉइड पढ़ाया था। अकेला आरएनए जो डिजीज करे एनिमल में और प्लांट में दोनों में करता है तो उसे हम वायरॉइड करते हैं। और वायरॉइड की डिजीज को जो है वो समझ नहीं आती, हेपेटाइटिस डी वन ऑफ देम, उसका ट्रीटमेंट सही नहीं होता क्योंकि पता नहीं चलता ये कहाँ से आया है। क्लासिफिकेशन टेस्ट में न हूंदी, अगर क्लासिफिकेशन टेस्ट में हूंदी तो उनके मां वरी सवाल कट करे छॾींदुमि, ठीकु आहे न। ओके आहे, हेपेटाइटिस टेस्ट में ना है बाबा। ओके 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 ओके, अल्लाह हाफिज।